डिलीवरी थी जो अपने आप में एक मिसाल है। उस पर नमस्ते। थैंक यू सो मच। 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए रिकवर करा चुका हूँ। क्रिमिनल से जो मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैत कर रहा है, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करता है, फिर उसका काम होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ पुलिस क्या समझे कि यार साइबर एक्सपर्ट है भाई, वो जो बोल रहा है वो सही है। तो ये पेट्रोल पंप तक लोगों ने टनल खोल दिया। हाँ, और वो पेट्रोल चुराते गए Beyond Spotlight। अब जंग बंदूक से कम और कोड से ज्यादा लड़ी जा रही है। अब एक गलत क्लिक आपकी सोशल लाइफ डिसाइड करवा रही है। अफेयर मिनिस्टर जहां शब्दों का जाल बुन के डिबेट्स में जीता करते थे, वहीं एक मामूली सी कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी देश की अर्थव्यवस्था बना रही है। जब ध्यान देश को कोरोना, मिसाइल्स और टेररिस्ट से बचाने पर था, तब अचानक ऑनलाइन स्कैम्स और साइबर अटैक्स की अवेयरनेस टीवी पे आ रही है। दोस्तों, 2008 में आई थ्रिलर ड्रामा मूवी शौर्य अपने जमाने की उम्दा पेशकश है। समर खान जी के द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी में लेजेंडरी एक्टर के मनन ने एक बहुत अच्छा ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया था। मूवी के अंत में उनका 15 मिनट की बहुत शानदार डायलॉग डिलीवरी थी जो अपने आप में एक मिसाल है। उसी डायलॉग डिलीवरी के दौरान वो एक लाइन यूज करते हैं कि दुश्मन अब देश की सरहद पे नहीं, खून दीमक बन के देश को अंदर से खाता है। well, ये बात 100% आज सच है, क्योंकि आज दुश्मन केवल सरहद पे नहीं, अमेजॉन बेसिक्स की कन्वर्टेबल चेयर एंड टेबल पे, फोन, इंटरनेट और एक लैपटॉप के साथ आपकी देश की अर्थव्यवस्था और अफेयर्स को बदल सकता है, कंट्रोल कर सकता है और बिगाड़ के रख सकता है। आज के हमारे गेस्ट की बात करते हैं, हु इज अ वेरी रिनोन्ड एथिकल हैकर, अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट, हु इज प्लेइंग हिज पार्ट टू टीच अस, गाइड अस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। मैं विदाउट अ फर्दर ड्यू स्वागत करना चाहता हूं मिस्टर अमित दुबे जी का। हेलो सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? I am perfectly fine, sir, and thank you so much for giving us your valuable time. It means a lot. Always a pleasure. I love your initiative and you are doing great job. So Thank you, sir. try to aware people together. Thank you. Thank you so much, sir. तो सर, मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल होता है गेस्ट के साथ। क्या है कि बहुत सारे लोग आपका थंबनेल देख के आपको क्लिक करेंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में कम जानते होंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5-6 लाइन में आप जल्दी से एक बार ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। आप कौन है, क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? देखिए, मेरा नाम अमित दुबे है। मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो क्रिमिनल से ही सीखा है। एंड आई ट्रूली बिलीव क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स। और हमेशा जो हम कोई केस सॉल्व करते हैं वो हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं, एक नई मोडस ऑपरेंडी, टेक्निकल वल्नरेबिलिटी, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, प्रोसेस वाले। तो मैंने करीब 1100 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हैं। 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए रिकवर करा चुका हूँ। एंड आई बीन वर्किंग विद ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इंडिया, जो भी प्रोमिनेंट हमारी एजेंसीज हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेट के संग काम कर चुका हूँ। सो ये सारी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिस वजह से जो साइबर सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन में चला रहा हूँ, मेरा विजन है कि मैं इस साल करीब 10 लाख लोगों को ट्रेन करूँ और वो लोग जाके फिर फर्दर लोगों को ट्रेन करें, अवेयर करें, ताकि हम साइबर क्राइम की रूट तोड़ सकें। ये एक बहुत बड़ा मिशन है और आई थिंक यू आर हेल्पिंग अस इन दिस मिशन। थैंक यू। ओके सर। सर, आपने एक लाइन यूज़ करी अपने इंट्रो में कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो भी चीज़ करते हैं, वो क्रिमिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए करते हैं, उनको डील करने के लिए करते हैं। मेरा आपसे सवाल है, सोसाइटी में, एक नॉर्मल सोसाइटी में, एक डेवलपिंग नेशन की सोसाइटी में ज़्यादा डेंजर हमें किससे है? एक ऐसे क्रिमिनल से जो मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैत कर रहा है, और या फिर एक ऐसे क्रिमिनल से जो कंप्यूटर पे बैठ के एक्सपर्ट है उस काम में? ठीक, क्रिमिनल होता है, खतरा दोनों से इक्वली है। लेकिन जब जो इन पर्सन सामने आके थ्रेट देता है तो उसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं। पर जो व्यक्ति पर्दे के पीछे है और उसके पास वो सारी तकनीक है जिससे वो छुपा रहा है, तो उसको पहले तो पहचानने में ही बहुत मुश्किल होती है, बहुत मशक्कत होती है। उसके बाद जब पहचान लें और उसको अरेस्ट भी कर लें, तो ये प्रूव करना कि यही व्यक्ति वो था जो आपको धमका रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कवायद हो जाती है। और इसके लिए फिर लॉ एक्सपर्ट्स और डिजिटल एविडेंस कलेक्शन एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एक सिंपल सा गेम नहीं है कि लोग कहते हैं कि साहब, जैसे मुझे कॉल आता है कि साहब तो इसको पकड़ लो। पकड़ने की भी नहीं होती बात, पकड़ के प्रोसिक्यूशन तक ले जाने की होती है। क्योंकि मैं कुछ करके, ऑफेंसिव करके, कुछ करके ढूंढ भी लूंगा उस व्यक्ति, तब भी वो व्यक्ति वो सारी प्रोविजन करके बैठा होता है कि आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि यही वो व्यक्ति था। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से, जो कि इन पर्सन क्राइम में इतना नहीं होता है कि किसी ने देख लिया तो देख लिया, बात वहां विटनेस बनेगा, खत्म हो गई बात। यहाँ पर तो ऐसा कोई विटनेस कभी हो नहीं सकता। और जो विटनेस होते हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड आपका विटनेस है, उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस वजह से एक रिस्क बढ़ा है। ठीक है।
तो सर इसका एंड क्या होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का? अगर आपके पास कोई केस आया तो उसका एंड क्या है? कब आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा काम अब हो गया? देखिए मेरा नॉर्मली जो मुझे इन्वॉल्व करते हैं लोग, वो करते हैं क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, अच्छा। कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ। सिम्टम्स ये हैं, मेरे पास नॉर्मली ब्लाइंड केसेस आते हैं कि साहब ये सिम्टम है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ओके। मैं उससे पूछता हूँ सस्पेक्ट की लिस्ट दे दो, नहीं मेरे पास कोई सस्पेक्ट भी नहीं, मेरे संग तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं तो सबको अच्छे से बात करता हूँ, मैंने तो कभी किसी कुछ कहा ही नहीं। मेरे पास मान लो कोई धमकी आ रही मारने की, जान से मारने की, या कोई कॉर्पोरेट थ्रेट्स आ रहा है, या कोई फ्रॉड हो ही गया, पैसे ही चला गया, अब आपको पता ही नहीं कि वो है कौन। तो मेरा काम जो पुलिस जब एंगेज करती है कि पहले तो ढूंढ दीजिए, ढूंढने के बाद मैं पुलिस को बता देता हूँ ये है, ये मेरे पास पुख्ता सबूत है, जिसकी वजह से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद काम पुलिस का होता है, वो जाते हैं उनको एक डिजिटल एविडेंस एक्सपर्ट जो होता है, फोरेंसिक एक्सपर्ट, उसको भी साथ में मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके। वो फिर डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करता है, फिर उसका काम होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जिस थ्योरी पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से वो एविडेंस मैप कर दे और इस व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन तक ले जाए। ओके। वरना 2 हफ्ते में बेल हो जाएगी, 4 दिन में बेल हो जाएगी, फिर फायदा ही नहीं। तो ये एक दूसरी लड़ाई शुरू होती है उसके बाद, जो फिर जिसमें पुलिस को ही फिर आगे जाना होता है। ओके 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 ओके। जैसे सर कि आपने मैं छोटी सी बात बताऊं, आपका फोन चोरी हो गया, ठीक है। आपने हाँ। मेरे से कहा साहब ये चीज ढूंढ दी, मैंने कहा साहब ये बंदा है इस घर में, अब उठा लो उसको, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, उसके बाद जाके उसको पीटने लगोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। ओके। तो आप तो उसके बाद ये प्रूव करना है कि जाके सीधे फोन से घर में मिल जाएगा, ऐसे टेबल पे पड़ा होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ओके। मैं कह रहा हूँ कि इसने चुराया और वो नहीं मानेगा मैंने चुराया और फोन ऑफ। अब आगे की कहानी, और मैं मेरे पास लॉजिक है कि इसने क्यों चुराया ये सब, लेकिन ये चीज अपने आप में फिर एक लेवल दूसरा चैलेंज क्रिएट कर। ओके बट सर आपकी बात कोई क्यों मानता है? मतलब मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि पुलिस को अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं उसी घर में है सर, वो जो अमित दुबे है ना उन्होंने मुझे बताया। अमित दुबे कौन? अरे आप इंटरनेट पे सर्च करो, उन्होंने बताया तो वो सही बताया होगा। तो अब पुलिस क्या समझे कि यार साइबर एक्सपर्ट है भाई, वो जो बोल रहा है वो सही है, तो वहां पे वो चीज़ क्या होती है, वो ब्रिज कैसे होती है वो चीज़? देखिए पहली चीज ऐसी है कि मैं कभी भी 100% कुछ नहीं बताता, मैं ऐसे नहीं कहता कि ये मैं गारंटेड है और ये है। ओके। मैं हमेशा एक संभावना देता हूँ कि भाई ये है, बाकी का काम आपने करना है। तो जो रिस्क है, जो एरर चांसेस हैं, वो मैं बता देता हूँ कि मैं 100% कभी सच हो ही नहीं सकता। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिस बेस पे मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, आई विल शेयर दैट केसेस विद यू, जहां आप समझ जाओगे कि मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस 100% कब होगा, 90% कब होगा, 95% कब होगा। कई बार ऐसा होगा मैं क्लियर हूँ, यही है, खत्म, ठीक है। क्लियर एविडेंस है और मेरे पास मैपिंग है। कई बार ऐसा होता है अधिकतर कि मैं उसको 90% बोलूंगा कि भाई आप देख लें, और फिर उसके बाद बाकी काम पुलिस करके क्लोज कर दे। ओके सर, आपने एक इंट्रो में लाइन बोली थी कि आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी आज तक रिकवर किया है, तो आप किसी केस का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझा सकते हैं कि कैसे वो मनी कहाँ जाता है पहले, और फिर क्या करते हैं आप रिकवर करने के लिए? देखिए सबसे पहले तो जो लॉ है, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए और आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी, बैंक आपको पूरा पैसा देगा। ओके। पर इस लॉ में एक कैच है। कैच ये है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती बैंक की होनी चाहिए। अब गलती तो आप ही की होती है। वही तो होती नहीं, मैंने ओटीपी बताया था। पर ये बैंक को बताता कौन है कि गलती आपकी है? आप खुद ही बताते हैं। जब आप बैंक को कॉल करते हैं, हाँ यस, तो क्या करते हैं, अरे सर मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मैंने वो क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, मैंने वो ऐप इंस्टॉल कर लिया, मैंने वो लिंक क्लिक कर लिया, मैंने उस पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, आई डिड आप इतनी बार बोलते हो कि मैंने ही किया है ट्रांसफर, किसी ने छुपके से नहीं निकाल लिया मेरे पैसे। वेरी गुड, राइट। ये बैंक रिकॉर्ड करता रहता है। उसके बाद बैंक कहता है कि आप जाइए 1930 पर कंप्लेन कर दीजिए, आप कर देते हैं। उसके बाद कहता है कि आप www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेन कर दीजिए, आप वो भी कर देते हैं। उसके बाद कहता है आप लोकल थाने में भी कंप्लेन कीजिए, उसकी कॉपी मुझे दीजिए, आप वो भी कर देते हैं। बेसिकली आपको लगता है कि बैंक आपकी हेल्प कर रहा है और आप वो सब करते चले जाते हैं जो बैंक आपसे कह रहा है। पर बैंक कर क्या है? बैंक एविडेंस कलेक्ट कर रहा है ये प्रूव करने के लिए कि गलती आपकी। उसके बाद जब आप एक हफ्ते बाद जब सारी चीजें वो कर दोगे, बैंक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी आपका इस्तेमाल करें, आप ही के खिलाफ आपका एविडेंस। डूड अब पता चल रहा है मैं एक्सपर्ट के साथ हूँ। आपको एक ईमेल लिखेगा कि डियर कस्टमर, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड योर केस, वी फाउंड इट वाज योर मिस्टेक, सो वी आर नॉट लायबल टू पे यू एनीथिंग, थैंक यू सो मच,
लव यू, नाइस। कीप बैंकिंग। ठीक है। तो सर मेरे साथ तो होने वाला था वो, तो मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो स्मार्ट हूँ, बट वो 20,000 रुपये ऐसे कि मैंने देखो आपको मैसेज भेजा है 20,000 आ गए हैं ना, अब आप मुझे ना वो गलती से चले गए हैं 13,000 वापस। हाँ, तो मान लो ऐसा हो जाए किसी के साथ, जो भी अभी सुन रहा है, एक लेमैन बंदा जो अपनी लाइफ जी रहा है, उसके साथ हो जाए, जल्दी से वो क्या स्टेप्स ले? क्या वो आपको, आप जैसे किसी पर्सन को कांटेक्ट करे कि वो बैंक को करे, क्या करे वो कि उसका मनी रिकवर हो जाए? तो इसमें देखो 2-3 चीजें। पहला तो जब आपको कोई ऐसा फोन करे कि आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, हाँ। तो आप तुरंत वापस करने का एक्शन ना लें, हाँ। क्योंकि वो पैसे आपको आए नहीं होते, हम्म। वो तो फर्जी एसएमएस आपको आता है। पहले आपने क्या करना है सर कि यदि आपको कोई कॉल ऐसे करता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो आप देयर इज अ प्रोसेस टू गेट योर मनी बैक। जैसे कि आपने ही गलती से किसी के अकाउंट में डाल दी, तो आप एक डिस्प्यूट रेज करते हो अपने बैंक में कि मैंने गलती से ट्रांसफर किया। वो डिस्प्यूट का एक नोटिस जाता है सामने वाले को, एंड देन वो पैसा वापस आता है। ठीक है। दूसरा, कम से कम अपने अकाउंट में देख तो लें कि पैसा आया या नहीं आया। यदि पैसा आया, मतलब आप क्या करते हो कि वो एसएमएस पे भरोसा कर लेते हो, अलर्ट पे, जो कि फर्जी होता है, और आप एक्शन ले लेते हो। हाँ, पैसा आया है और अब आप चाहते हैं वापस करना, तो एक दिन रुकें, 24 आवर्स रुकें, उसके बाद ही कोई कॉल लें। क्योंकि जब आप रुकते हैं ना, तब आप उसी सोचते हैं, इवेंट को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा हो ही क्या गया, एंड देन यू विल हैव, और उसके बाद वो गलतियां लिखने लगेंगे। हम जो जल्दीबाजी में कर देते हैं ना, पैनिक मच जाता है, वो प्रॉब्लम। राइट। अब आपका पैसा चला गया, मान लो आपने उसका भरोसा कर लिया और आपने पैसा दे ही दिया, तो इसको थोड़ा सा 2-3 एंगल से समझते हैं। जितने भी साइबर क्राइम हुए हैं, आपने कभी ऐसा सोचा कि क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड मांगा हो कभी पैसा निकालने के लिए बैंक से? कभी क्रिमिनल आपका पासवर्ड नहीं मांगता। पासवर्ड तो नहीं। ना, क्रिमिनल आपका ओटीपी निकलवाएगा, वो उसका भी तरीका होता है। ओटीपी मांगता, क्रिमिनल कभी ऐसे नहीं कहता कि अपना ओटीपी दीजिए बैंक का, हाँ लिखिए ना, ये ऐसे नहीं होता। तो जब हम एक साइबर सिक्योरिटी कैंपेन रन करते हैं, 3 चीजें मुझे बड़ी खटकती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी की समझ में आती होंगी। पहली लिंक ये है कि डोंट शेयर ओटीपी, डोंट शेयर ओटीपी, ओटीपी मत दीजिए, कोई अपना ओटीपी नहीं देता भाई। आज तक किसी ने अपना ओटीपी नहीं दिया। ओके। तो फिर हम इतना भी चिल्लाते रहे, उससे हुआ क्या? उसको समझ नहीं आता। मैं आपसे कहूं कि सर आप जब हाईवे पे चलेंगे ना, एक्सप्रेसवे पर, नोएडा एक्सप्रेसवे, तो जरा गाड़ी संभाल के चलाना, संभाल के चलाना। आपको एक बार बोलूं या मैं चीज 10 बार बोल दूं या 500 बार बोल दूं, आपको यार मैं संभाल के चलाता हूँ, ये क्या मुझे बार बार बोल रहा है? मतलब उसमें क्या करूं मैं? संभाल के चलाने का मतलब क्या होता है? संभाल के चलाता हूँ। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको बताने के अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि साहब ऐसा है कि जब आप हाईवे पे गाड़ी लेके चलेंगे और अचानक आपके विंड स्क्रीन पर कोई अंडा आके फेंकेगा, तो आप अपना वाइपर ऑन मत कर देना, वरना वहाँ फ्रॉड जम जाएगा और आपकी स्क्रीन ब्लाइंड हो जाएगी और आप गाड़ी रोकोगे, बगल से 2 लोग आएंगे, गन लगाएंगे और आपका मोबाइल भी छीनेंगे और गाड़ी लेंगे और राइट। अब आपको पता है कि क्या नहीं करना। संभाल के चलाने की समझ नहीं आएगी। ओटीपी चुराने के क्या होता है? जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपका ओटीपी कैसे चुरा लूंगा, तब तक आप उसके बारे में अवगत नहीं होंगे। मैं कितना भी चिल्लाता रहूं कि भाई ओटीपी मत दीजिए, आपसे वो गलती हो जाए। ठीक है। तो ऐसे 12 तरीके हैं जिनसे ओटीपी जाता है, पहला। दूसरा, तो आपसे कभी किसी ने पासवर्ड मांगा नहीं, आपसे ओटीपी निकालने के तरीके हैं। पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? क्योंकि बिना ओटीपी और बिना पासवर्ड दोनों यूज के पैसा तो नहीं निकल सकता। ठीक है। दोनों चीजें चाहिए। पासवर्ड क्यों नहीं मांगता? क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। क्योंकि 2 ही लोग हैं इस दुनिया में, 2 ही तरह के लोग रहते हैं। एक, उनको पता है कि वो हैक हो गए हैं, ठीक है, और दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो आप एक वेबसाइट खोलेंगे haveibeenfound.com, HAVEIBEENPWNE.com, और उस पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे, वो आपको बताएगा कि आपके पासवर्ड कहाँ पड़े, 20-25 जगह बता देगा, या आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, या आपकी लोकेशंस, या आपके आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स हैं सब पड़े। और ये एक वेबसाइट नहीं, ऐसी 1000 वेबसाइट्स जहां आपके डिटेल्स ढूंढे जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदर करना। क्रिमिनल आपके बारे में इतना कुछ जानता है, और वो क्यों जानता है? नॉट बिकॉज कि आपने कोई गलती की, बिकॉज आपका ये डेटा कहीं था, और वहां से डेटा चोरी होकर क्रिमिनल के हाथों तक पहुंचा है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। कोई भी क्राइम जो साइबर क्राइम होता है, उससे पहले एक साइबर क्राइम हो चुका होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। जब क्राइम स्टार्ट होता है, पहली चीज तो जब क्रिमिनल आपसे को कॉल करता है, तो वो क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, इसका थर्ड अटेम्प्ट होता है।
पहला अटेम्प्ट क्या होता है, वो आपकी रेकी करता है, वो आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसके बाद वो आपके लिए अटैक वेक्टर तैयार करता है कि इस व्यक्ति की एज ये है, इस व्यक्ति की इच्छाएं ये हैं, ये व्यक्ति नौकरी के लालच में फंसेगा कि इन्वेस्टमेंट के लालच में फंसेगा कि रेंट के सीरियसली? लालच तो में ये फंसेगा। डेटा उसके पास कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, ये डेटा उसके पास कहाँ से आ रहा है कि मुझे नौकरी की तलाश है, मेरी एज क्या है? आपके फोन में कितनी एप्लीकेशन है अभी? 12। नहीं, आपके फोन में कम से कम 50 एप्लीकेशन होंगी जो आपको नहीं होगा। कई सारी सिस्टम एप्लीकेशंस भी होती हैं और वो एप्लीकेशन सारी आपका डेटा ले रही है, सब कुछ। उफ। आपका डेटा का मतलब सब कुछ। अब आपको चेक करना है कि कौन सी एप्लीकेशन मेरा क्या डेटा ले रही है, तो आप प्ले स्टोर पर जाएं और वहां पर सिर्फ फेसबुक सर्च करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ज़ेंगी, वीडियो एडिटिंग ऐप, कोई भी जो आपके फोन में है, आप एक बार उसको सर्च करें। फेसबुक सर्च करें। जब आप फेसबुक प्ले स्टोर यू नो दैट, जहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। जब आप फेसबुक सर्च करेंगे तो आपको एक सामने दिखाया जाएगा कि फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड हैं। हाँ दुनिया में लोग कितने हैं? हाँ 8 बिलियन। हाँ, इंटरनेट कितने लोगों के पास है? बहुत ही कम। 4 बिलियन। हाँ, तो 10 बिलियन डाउनलोड है फेसबुक के, आप देख लीजिए प्ले स्टोर। तो अब आप फेसबुक के आइकन को क्लिक कीजिए हाँ और उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स करके। हाँ, यस 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 यस। सी डिटेल्स, उसको क्लिक कर देना। उसको जैसे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर जाएंगे जहां पर फेसबुक बता रहा होगा कि वो क्या क्या डेटा आपका कलेक्ट करता रहा है पिछले 15-16 सालों से, जब से आप फेसबुक यूज कर रहे हैं। वो डेटा पढ़िए एक बार। वो डेटा होगा कि वो आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख रहा है, कब आप कैश विड्रॉल करते हैं, कब आप कहाँ जाते हैं कैश विड्रॉल करके, कुछ लीगल करते हैं कि इलीगल करते हैं, पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट रिकॉर्ड, परचेज हिस्ट्री, सब। सेकंड होगा हेल्थ रिकॉर्ड्स, कि आप कितना सोफे पे पसरे रहते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं। बेस्ड ऑन योर एज इट कैन बी मैप्ड योर फिटनेस आल्सो। तो आपको 2 साल के बाद अचानक आपके घर की घंटी बजे और आपको कोई दवाई ऑफर करके खा लीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा शाम को कि आज आपने खाया था, हाँ या आपका अटैक आ सकता है, तो खा लेना, क्योंकि फेसबुक को सब तक मॉनिटर करता है। फिर आप के कॉन्टेक्ट लिस्ट, पिक्चर, सारे फाइल जो आप कहीं से भी डाउनलोड करते हैं उसको कॉपी कर लेता है, आपकी सारी आवाजें सुनता है। उसमें लिखा है आई लिसन ऑल द वॉइसेस अराउंड, क्लियर, ऑल वॉइस। फिर आपकी सारी साउंड रिकॉर्डिंग से लेता है, या कॉल रिकॉर्ड करते तो वो भी लेता। फिर आपके सारे वॉइस नोट्स से लेता है, जो आप व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स वगैरह भेजते हैं, वो भी कॉपी। ओके। फिर और आगे आप जाएंगे तो बताएगा कि आपका नेम, ईमेल आईडी, सारी लोकेशंस आपकी, हर सेकंड की लोकेशन उसके पास, कहां गए, किससे मिले, क्या किया। फिर जीपीएस, सेल आईडी, आईपी एड्रेस, जो मिलेगा वो ले लेगा, सब कुछ लिखा है। और आगे आप जाएंगे तो बताएगा कि मैं आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये मुझे पता है। आपने जब फेसबुक पे अकाउंट खोला था तो अपना एड्रेस बताया था? नहीं। मुझे पता है। अब कैसे पता है? और ये एड्रेस एक ही जीपीएस लोकेशन पे अलग अलग हो सकता है। एक बिल्डिंग है, उसमें 14th फ्लोर पे आप रहते हैं, 17th फ्लोर पे कुछ और रहता है, लेकिन जीपीएस लोकेशन एक ही है। So there might be 100 people living in that building, but सबका एड्रेस है। फेसबुक कहता है मुझे सबका एड्रेस पता है। तो जब आप अपना एड्रेस बदलते हैं तो इससे पहले कि आधार सर्वर पे अपडेट हो जाए, फेसबुक पे अपडेट हो जाता है। What the और आगे जाइए, अभी तो मैं अभी आपको सिर्फ 10% बताया जो वो लेता है। उसके आगे आप जाएंगे तो कहेगा मुझे आपका पॉलिटिकल बिलीफ भी पता है। मतलब आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया, आई नो। शायद आपने अपने फ्रेंड, अपने पार्टनर, अपने स्पाउसेस को नहीं बताया, तो किसी कहता मुझे पता है। एंड आई नो ऑफ एवरी पर्सन, जिसके फोन में भी फेसबुक मुझे पता है, क्योंकि मैं डेटा को बेचता हूँ। तो उसके आगे बोलेगा मुझे आपका रिलीजियस बिलीफ भी पता है, मतलब आप कितना हार्ड, लिबरल, सॉफ्ट, सेक्युलर हैं रिलीजन के प्रति। फिर मुझे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी पता है कि आप मेल और फीमेल तो सबको पता होता है, LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति कैसे इंटेंट है आपके, ये सब पता है, एंड मेनी अदर डिटेल्स। तो आप उसको स्क्रॉल कीजिए और देखते जाइए कि यार ये क्या है, ये सब कुछ क्यों जानना चाहता है इतना मेरे बारे में, और कैसे जान रहा है। पहला सवाल होता है कि किसी एडिट बॉक्स के थ्रू ये डेटा आपने नहीं फीड किया, और वो कह रहा है मैं सारा डेटा ले रहा हूं, तो उसने कैसे लिया है? देखिए, मुझे आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता करना, देयर आर मेनी रिसर्चेस, जो आप चैटजीपीटी से पूछ लेना, गूगल कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग रिसर्चेस हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि ये डेटा कैसे वो वाला निकाल लेते हैं जो आपने दिया नहीं। बिकॉज मैं यदि आपको सुन रहा हूँ, यदि मैं आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट है मेरे पास, यदि मुझे पता है आप किससे कितनी देर बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, कौन आपके प्रॉक्सिमिटी में है, तो मैं आपका क्लोज नेटवर्क बना लेता हूँ। फेसबुक पे आप किसको ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं,
और आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, आपके कॉल्स भी मुझे पता है, तो इवेंचुअली आई गेट टू नो कि आपके प्रॉक्सिमिटी में लोग कौन, ठीक है, ना उनमें से किसी एक का भी यदि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्सपोज्ड है तो मैं धीरे धीरे मैप करना शुरू करूँ, एंड इवेंचुअली जो आपकी बातें हैं वो तो मुझे बता ही देते हैं कि आपके इंटेंट क्या रहेंगे, खास तौर से जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, आपके डिस्कशंस, आपके आइडियोलॉजीज, ये जो चीजें हैं इतने एक्यूरेटली मैप होती हैं कि कई बार आप ही को नहीं पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, और फेसबुक को पहले से यू वुड हैव नोटिस कि कई बार आप कुछ सोच रहे हो और अचानक आपको ऐड आता हाँ, यस यस है यस या यस, कॉल आने शुरू होता है, आप कहें यार अभी तो मैंने हाँ सो थॉट दिमाग हाँ 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 में हाँ हाँ, थॉट आने से पहले डेटा फीड किया गया था। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप, हम सब लोग एक्चुअली डेटा का ही प्रोडक्ट है। We all are the product of the data that has been fed to us since our birth. बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहे हैं, हम उस डेटा का प्रोडक्ट बन जाते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं अमित हूं या आप शिवान से हैं, जो भी है। चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा। उन्होंने कहा आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा रहे हो, पहले बताओ मैं कौन? तो भगवान ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम अर्जुन नहीं, तुम तो अर्जुन के पहले भी थे और तुम अर्जुन के बाद भी थे। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो डेटा तुम्हें दिया गया, सराउंडिंग, टीचर्स, यस, उसकी वजह से आप अर्जुन बन गए। हाँ, कर्ण की जगह कोई और होता तो कर्ण ही बनता। उसकी एस्पिरेशन, उसकी जेलसीज, उसके जो भी उसकी दिक्कतें वही होती। एकलव्य की जगह एकलव्य ही बनता। आपको ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है कि आप अर्जुन हो। आप अर्जुन है ही नहीं, आप अर्जुन के अलावा कुछ है। ये तय है कि आप अर्जुन नहीं, बट आप अर्जुन के अलावा कुछ है। तो वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपको पहचानूं कैसे कि मैं अर्जुन हूं, मतलब मैं अर्जुन नहीं हूं तो क्या हूं? तो भगवान एक साइंटिफिक तरीका बताते हैं, दृष्टि विवेका। दृष्टि विवेका का सिद्धांत है, मांडुक्य उपनिषद में आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, भगवत गीता में भी है ब्रीफ में, कि कैसे आप साइंटिफिकली अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप हैं। वेरी साइंटिफिक मेथड, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो मुझे तो मजा आ गया, अरे बाप रे, ये है सच। और यदि आप ये जान गए कि आप अमित नहीं है और आप अमित को ऐसे विटनेस देख रहे हैं, भगवान ने कहा कि आप जिंदगी जियो अपने आप को ऐसे विटनेस। आप देखो कि अमित क्या कर रहा है, मजे लो उसके, पर आप अमित मत फील करो अपने आप को, वरना आपको काम लोग और परेशान करना शुरू कर देंगे। जैसे आप अपने आप को विटनेस देखते हो, आपके संग कोई साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता, आपके संग कोई क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले से ही समझ जाओगे एज ए विटनेस। देखिए आपके संग जब क्राइम होता है तो उसके 10 सेकंड बाद आपको समझ में आ जाता है कि मैंने गलती कर दी। हाँ 10 सेकंड बाद क्यों आया, 10 सेकंड पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि 10 सेकंड तक आप उस डेटा के प्रभाव में थे। जैसे ही आप अपने आप को एज ए थर्ड पार्टी विटनेस देखना शुरू करते हो कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक, राइट। बट ये समझ में कब आया, जब आपने अपने आप को एज ए विटनेस देखा। देखो थर्ड पार्टी आपको देख रहा होता तो उसी से बता देता कि देख भाई क्या करने जा रहा है, राइट। वो उस समय नहीं देख पाया बिकॉज़ उस समय आप तो डेटा जी रहे। आपने वीडियो देखा और इमोशनल हो गए या गुस्सा आ गया, या बिकॉज़ यू आर इन दैट डेटा, आप विटनेस नहीं। जैसे ही आप विटनेस देखते हो कि ये इमोशनल हो रहा है, फिर मजा आएगा जिंदगी। ये ही साइंस है। तो मैं कह रहा हूं कि हम सब डेटा के प्रोडक्ट हैं, और ये इतनी ये बड़ी कंपनीज हैं, इनको बड़े अच्छे से पता है। दुनिया में जितनी रिचेस्ट कंपनीज है ना, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं, हाँ। वो है जो आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं, जिन्होंने आज तक आपसे कोई पैसा नहीं लिया, सबसे ज्यादा पैसा कमा। जो आपको पैसा लेकर सर्विस देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं, वो गरीब, हाँ। उतना कमा ही नहीं सकते कभी। आप देख लेंगे गूगल करके। तो कभी आपने सोचा कि वो कैसे कमा लेते हैं? डेटा से, डेटा बेच के बाकियों को। आपका डेटा चलो बेच भी दिया, हाँ। तब भी सब बेच रहे हैं डेटा, तो भी कैसे कमा लेंगे? टिकटॉक का जो ओनर है, हाँ। वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है, 26 रिचेस्ट पर्सन। टिकटॉक क्या करता है? सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता, हम करते हैं। जो कुछ करते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही देख रहे होते हैं, हाँ। टिकटॉक तो कुछ भी नहीं करता। पर टिकटॉक 26वां रिचेस्ट आदमी, और यदि इंडिया से बैन नहीं होता, टिकटॉक 2019 में जब इंडिया से बैन हुआ, 30% मार्केट था उसका, मतलब हर तीसरा टिकटॉकर इंडियन था। यदि वो इंडिया से बैन नहीं होता तो आज इलॉन मस्क को टक्कर दे रहा होता। एग्जैक्टली। 5वां रजिस्टर आदमी होता वो। सोचिए ये खेल किस चीज का है? और जिन कंट्रीज ने टिकटॉक बैन नहीं किया था, जब हमने 2019 में बैन कराया तो बहुत डिबेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
और ये और वो सारा ड्रामा, जितने देशों ने हमारे आसपास के टिकटॉक या चाइनीज एप्लीकेशन बैन नहीं की, पिछले 5-7 साल में उनकी क्या हालत हुई जरा देख लीजिए। बांग्लादेश अच्छा खासा इकोनॉमिकली चल रहा था, ग्रोथ हो रही थी, बर्बाद हो गई। अचानक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज बदल दी। नेपाल अच्छा खासा चल रहा था, लटक गया। श्रीलंका चल रहा था, लटक गया। म्यांमार, आप देखते जाइए, जहां जहां चाइना को घुसना है वहां उसने टिकटॉक घुसा दिया। और हालत ये हो गई कि अपने ही पैरों पे लोग कुल्हाड़ी मार के आगे बढ़ रहे हैं। ये हालत है इस समय। तो सर इसका मतलब ये है कि सरकार को टिकटॉक बैन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, या आप ही में से किसी ने बताया होगा? तो इसके लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी मीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, में उसकी R&D वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं, और भी बहुत सारी सरकारी कमेटीज हैं, बहुत सारे जो साइबर इवेंजलिस्ट हैं, बहुत हर स्टेट में कम से कम 2-3 पुलिस ऑफिसर्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही एक्टिव हैं। जैसे मैं नाम भी ले दूंगा तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सीएम के में मनोज अब्राहम है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। राजस्थान में जोश मोहन, उत्तराखंड में अमित सिन्हा जी, यूपी में प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं। जो मैं ये नाम ले रहा हूँ, ये लोग हैं जो लीड करते हैं साइबर कैंपेन्स पूरी इंडिया में। या संजय कुमार है केरला कैडर के, जो हैं बहुत सारे। लोकनाथ बेहरा जी थे जब NIA के, वो भी बहुत जबरदस्त ऑफिसर। ये लोग सामने कभी नहीं आए, पिक्चर में इतना हमें नहीं दिखते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये रीड है। और हम सब ने जब डिस्कशन करने शुरू किए और देखा तो पता पड़ा यार ये तो खेल ही गड़बड़ है। तो हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई, हमने कहा साहब इस पे तो बैन लगना चाहिए। फिर वो गया, बड़ी मुश्किल से वो बैन लगा भी, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होता। इसी तरह जब DPDP बिल आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2015 से कवायद चल रही थी, सरकार कोशिश कर रही थी, बहुत सारे ड्राफ्ट बने, 6-7 ड्राफ्ट बने, पर हर बार ड्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता। उसका भी एक कहानी है जो कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये इनके रिजल्ट्स बहुत लेट समझ में आते हैं। उस समय तो जो भी सुन रहा होता है उसको उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा होता ना, तो वो आर्गुमेंट करने लगता है। जब मैंने उस समय कहा था नहीं आप समझ नहीं रहे डेटा का क्या खेल है। अच्छा, अब आप कहोगे तो फिर डेटा तो फेसबुक भी ले रहा है, उसको भी प्लान कर दीजिए। सवाल ये है कि ये लाइफ में आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप डेटा किसी ऐसी कंट्री को देना चाहते हो, कम्युनिस्ट है, जो ऑटोक्रेटिक है, जो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप का मामला चल रहा है, जहां पर डेमोक्रेटिक अपना सिस्टम नहीं है, या किसी ऐसी कंट्री को दोगे जहां शायद कल के दिन सत्ता बदलेगी और फिर नई फिलॉसफी आ जाएगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जहां बदलने के चांसेस हैं वहां तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज दुख है तो कल सुख होगा, पर अदरक वो चेंज हो गई। यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो चाइना में पिछले 70 साल से एक ही फैमिली के लोग राज कर रहे हैं। आप वो बदल जाता है, जो वेल्थ कंट्रोल भी है उन्हीं का ही। वो कहने को है आप, और ये ऐसा अक्सर होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज में, यही होता है अल्टीमेटली। वो सेंट्रलाइज, वो कहने को फिलॉसफी उनकी बड़ी तो है कि सबको बराबर देखें, पर वो राज जैसी करते हैं तो गलत टेंडेंसी जाती है। आप देख लीजिए अभी हमारे जहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है, एक ही फैमिली चलती रही। ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल है, और इस वजह से एक चॉइस हम लोगों को लेनी पड़ती है कई बार कि डेटा यदि हम दे ही रहे, और वो डेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये डेटा अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया कि हम डेटा जो हमारा जा रहा है वो क्यों ले रहे हैं। फेसबुक, गूगल का आप डेटा देखिए, जो गूगल लेता है वो फेसबुक से डबल लेता है। गूगल तो क्या नहीं जानता आपके गूगल तो खैर आई नो, बहुत फेसबुक ने इतना कर रखा है। तो इन्वेस्टिगेशन यूज करके केसेस सॉल्व करते हैं, क्योंकि गूगल का डेटा कोड एडमिसिबल एज इट इज होता है, प्राइमरी एविडेंस बनता है, गूगल उसके सर्टिफिकेट देता है। तो मैं आपकी किसी भी सेकंड की लोकेशन, कहाँ मिले, किससे मिले, क्या मिले, इतना डिटेल होता है कि आप छुप ही नहीं सकते। वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि ये डेटा ले क्यों है? एग्जैक्टली। हेल्थ डेटा, फाइनेंस डेटा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन से इनको क्या मतलब? और सुनना क्यों सुन रहे? इसलिए नहीं कि वो आपको ऐड दिखा सके। ठीक है, ऐड तो वो टीवी के टाइम से दिखा रहे हैं, सुबह से शाम तक लक्स साबुन का ऐड आता है तो आप दुकान में जाके लक्स मांग लेते हो। ठीक है, लाइफ बॉय का तो आप लाइफ बॉय मांग लेते हो। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में वो फीड कर दिया गया धीरे धीरे। यू ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। जल्दी बताओ, टेल मी, मुझे जानना। एक्चुअली वो ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो वो आपको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज वी ऑल
आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। वो आपकी इच्छाएं, एस्पिरेशन, सपने सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं बड़े सटल तरीके से। आप ये बताइए, आपके दिमाग में कभी इच्छा हुई कि आप लास वेगास में आपका घर होगा, मेंशन होगा 25 कमरों का, और उसमें आप ऐश कर रहे होंगे और 4-5 लड़कियां आसपास घूम रही होंगी? कभी सपना आया आपको ऐसा? ओके, सो एक सेकेंड, आप कह रहे हैं मैट्रिक्स रियल है? एग्जैक्टली। यानी आपके सपने, आपके एस्पिरेशंस किसी और ने कंट्रोल कर रखे और आपको पता ही नहीं। तो आपको कभी सपना है कि आप प्रधानमंत्री बन जाए? आपने सोचा कभी कि सपना भी क्यों नहीं आया भाई? किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं रोक रखा था कि देख सोचना भी मत, सीट रिजर्व है, कभी सोच ले मत लेना, ऐसा तो कुछ कभी किसी ने कहा नहीं। पर हमारे जो थॉट्स हैं वो भी वो होते हैं जो डेटा हमें दिया जाता है, क्योंकि हम सब अल्टीमेटली चैट जीपीटी कुछ ऐसा करेगा जो डेटा उसको दिया ही नहीं गया, उसको पता ही नहीं उसके बारे में। वी आर ट्रेन मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं डेटा पॉइंट से ट्रेन किए गए। तो आपको बचपन से लेके, जब मेरा जन्म झांसी की बजाय रोमानिया हो जाता तो आज में कुछ और होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा भाषा बोल रहा होता, और जिंदगी भर कहता है मैं प्राउड रोमानियन। हाँ 25 साल के बाद मुझे बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे। हाँ तो मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं कहता भाई मैं हूँ कौन, मैं तो बुंदेलखंड का कुछ भी नहीं जानता। हाँ मुझे डेटा ही नहीं मिला। जिस चीज का डेटा मिला ही नहीं वो आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते? सर कोई तरीका इससे बचने का? बटन वाला फोन ले लें? मैंने तरीका आपको बता दिया। जब मैंने तो मैं 2019-20 के बाद जब कोविड शुरू हुआ, हाँ तो मैंने 2 चीजें करना शुरू किया। मैंने एक तो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ी नहीं, थोड़ी इच्छा थी, पर वो बिजी इतने रहे, इंजीनियरिंग में परेशान, फिर नौकरी, और फिर पैसा कमाना है, और खाने को रोटी मिलेगी, लगान नहीं दे पाओगे वाली स्थिति रहती ना, कि आदमी फंसा रहता है, वो चीजें कर ही नहीं पाता जो करना चाहता है। ठीक है। तो वो एक टाइम मिला यार, अब तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो करते रहे जो करना चाहे, पढ़ना शुरू। एंड आई रियलाइज कि मैंने कहा यार ये मैंने आज तक पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ लेता तो मैं शायद आज जहां हूं यहाँ से, और मैं जो कुछ भी आगे उसके बाद पढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट मैं सारा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मेरे दिल से डर चला गया। तो आप भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता को क्रेडिट दे रहे हो? बिल्कुल। उसमें जो इतना साइंटिफिक डिस्कशन होता क्या है कि क्योंकि इंजीनियरिंग लोग कम पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग पढ़ी तो पढ़ेगा तो अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव निकाल लेगा, यार ये तो खेल कर दिया इसने, तो डेटा की बात हो रही है, ये तो ब्रेन कंट्रोलिंग की बात हो रही है। Okay. जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ ऐसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जब मैं ये भी पढ़ रहा था वो भी पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा मजा आया, मैंने यार यही तो बात कर रहे हो। तो आप यदि ये चीज थोड़ी सी सीख गए कि आपको भगवान क्या कहते हैं कि दुनिया की इल्यूजन है, माया है। हाँ, ये बोला ना? हाँ। मैट्रिक्स है। वो कहते हैं दुनिया एक माया है। अब आप यदि, उन्होंने ये नहीं कहा कि माया है तो चले जाओ और साधु बन के तपस्या करने लगो, ये नहीं कहते वो। ठीक है। वो कहते यही रखो, ठीक है, सारी चीजें पे मजे लो, सब कुछ एंजॉय करो, पर ये जान के करना कि दुनिया की माया है। बस इतना ही अंतर है। इफ यू नो दैट योर डेटा इज आउट, लीक्ड, एंड देन यू आर लिविंग, तो आपको डर ही नहीं लगेगा। पर आपको यदि नहीं पता है, आप अवेयर नहीं हो, और फिर आप जी रहे हो, तो आप हमेशा डरते रहोगे, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। अरे अब हो जाए, जब डेटा बाहर ही है तो फिर डर। आप सुनो, इतना सी अंतर। ओके, आप अवेयर हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो ना, चीज कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ जाती है, फिर खत्म। तो दो सवाल मेरे। पहला, इतनी टिपिकल दुनिया में हम इस समय जी रहे हैं, इंटरनेट, डेटा, एआई, और ये जो आपने मतलब आपने तो बस गूगल और टिकटॉक का नाम लिया, बस कितने ऐप्स हैं और कितना ये सब है। आप कह रहे हो कि आपको इस सब के बारे में पता है, फिर भी आपने गीता, श्रीमद् भगवत गीता उस जमाने की पढ़ी और आपको क्लैरिटी मिली अपने फील्ड में। एग्जैक्टली। मैंने एक किताब लिखी जिसमें मैंने केसेस सॉल्व किए हैं थ्रू भगवत गीता। अथर्व करके आप किताबें पढ़ना, इसमें फिल्म बन रही है अभी। हाँ, यस आई नो। इनफैक्ट ये तो बहुत छोटी चीज होता है ना, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना। जब क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको कई सारे कोट ऐसे मिल जाएंगे जो एज इट इज है भगवत गीता, जो श्रोडिंगर है या जो आपके क्वांटम फिजिसिस्ट हुए उस समय, उनमें से कई ने वो चीजें एज इट इज कोट की। उन्होंने कहा जैसे कि आप जो उसका सुपरपोजिशन का लॉ है क्वांटम, कि कोई भी चीज जब आप ऑब्जर्व करते हो तो अलग होती है और ऑब्जर्व नहीं करते तो अलग होती है। बेसिकली ये फिनोमेना।
ठीक है, उन्होंने कहा कि when you change the way you look at things, the things you look at change. राइट राइट। It is है। आप देखो भगवत गीता, तो ये सारी चीजें जो है ना, आप नोटिस करोगे कि ये बड़े बहुत अच्छे तरीके से कन्वे की गई हैं, पर हम लोग बड़ा सुपरफिशियली उसको पढ़ के रट के निकल लेते हैं। मेरा मानना है कि उसको थोड़ा सा डीप जाओगे तो लगेगा यार ये कहना ये, और वो कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं उन्हें सब कहा है, पर जब बहुत संस्कृत का क्या ताकत है कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ बोल देते हैं। और टाइट, इतना टाइट है, खुलता ही नहीं होता। जैसे खोलना शुरू करोगे तो सुनते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी ऐसा होता है। ये चीज थोड़ा सा एफर्ट लेती है, एंड मैं तो चैट जीपीटी का भी यूज करता हूं तो समझने के लिए। ओके 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 सर, अब मैं लास्ट क्वेश्चन बस आपसे पूछूंगा, आपको एक लाइन बोलनी है कॉमन व्यूअर्स के लिए कि इस लाइन को याद रखना अगर इस डिजिटल वर्ल्ड में सरवाइव करना है, तो वो एक लाइन क्या होगी? वो लाइन ये है कि क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच योर डिवाइस। Damn, that's good. That is really good. एंटीवायरस की जरूरत आपके फोन को नहीं है, राइट। एंटीवायरस की जरूरत। दैट इज रियली गुड, दैट इज रियली गुड। ये बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सम अप किया उस वाली बात को भी कि अपने आप को पर्सपेक्टिव से देखो। ओके, ऑलराइट सर, हम एक जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, कुछ 10-15 क्वेश्चंस हैं। मेक श्योर द आंसर्स विल बी रैपिड एंड फुल ऑफ फायर। लास्ट टाइम जब आपने खुद को गूगल किया था तो आपके बारे में क्या लिखा हुआ था वहां पे? मैंने गूगल लिया, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे बारे में बताइए, तो चैट जीपीटी ने जो बताया मैं डर गया क्योंकि उसने, मैंने उससे कहा मुझे नेगेटिव चीज बताओ। हाँ, so I was really scared, and आप ट्राई करना है, जो लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो पूछो कि मुझे खुद को डिस्क्राइब करो, क्योंकि वो आप एक साल से जो उसको बताया जा रहा है, अच्छा वो इतनी चीजें जान गया आपके बारे में। आप जैसे कहते मुझे नेगेटिव चीजें वो आपको डरा दे, ठीक है, तो नहीं बताना था। ओके सर, कोई एक ऐसा ऐप जो आपको इस दुनिया से अगर इरेडिकेट करना हो तो वो कौन सा होगा? ऐसा कोई ऐप। ओके, ठीक है, ठीक है, बहुत। अब आपने तो क्या क्या कर रखा है, तो ये सवाल तो रहने ही दो। कभी पायरेसी की है आपने? छोड़ो। मैंने एंटी पायरेसी बचाया लोगों को। एक मेरा तरीका थोड़ा सा अलग था, बताऊंगा। एक फिल्म रिलीज हुई, लो बजट की, मेरे दोस्त की, तो उसने मेरे से कहा कि यार बजट मेरे पास है नहीं, मैं रोक नहीं पाऊंगा, पायरेसी को हो ही जाएगी, तो मेरे तो घाटा हो जाएगा, कुछ करो यार। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं पहले ही पायरेसी कर देता हूँ, इससे पहले कि लोग करें। बोले अजीब पागल आदमी हो। मैंने कहा नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ। तो मैंने उसके फिल्म की स्टार्टिंग के 10 सेकंड लिए क्लिप में, और फिर 2 GB का कंटेंट बनाया, बीच में सब गार्बेज वीडियोस डाल दिए इधर उधर के। 2 GB का उसका टाइटल दिया, उस फिल्म का नाम, और उसको अपलोड मार दिया टॉरेंट पे और टेलीग्राम पे, हर जगह। लेटेस्ट फिल्म ये वो कीवर्ड के साथ। ओके, अब लोगों ने उसको डाउनलोड किया, 2 GB पहले तो बकवास है, फ्रस्ट्रेट हो गए देखेंगे भाई ये क्या है। तो लोग मैंने जो कर दिए, ये फिल्म रिलीज अभी लीक नहीं हुई है, डोंट डाउनलोड, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। तो अगली किसी ने भी लीक करके भी डाला, उसका भी नहीं देखा। कौन सी थी सर, वो बताओगे आप? वो फिल्म थी अंग्रेजी में कहते हैं, नेटफ्लिक्स पर है, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। ओके सर, बॉलीवुड का कोई क्रिंजिएस्ट हैकिंग सीन याद है आपको, बॉलीवुड मूवीज में जो दिखाते हैं? हैकिंग सीन तो देखो, जो बॉलीवुड दिखाते हैं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड वेरी मच, क्योंकि वो हैकिंग को जादू की तरह दिखाते हैं कि कुछ किया, हुडी पहन के आएगा, ऐसे नहीं होता है। तो अभी 2 वेब सीरीज हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा। हैक क्राइम्स ऑनलाइन, ओके, जो नेटफ्लिक्स, जो Amazon प्राइम पर है। हैक क्राइम्स ऑनलाइन, नीरज पांडे ने बनाई है। वो एक बहुत ही महान ऑथर है, अमित दुबे, उनकी किताब है। हाँ, तो वो जरूर देखें। ओके, ठीक है, ठीक है सर, अमित दुबे सर की किताब, नाइस सीरीज है जो राजकुमार हिरानी बना रहे हैं, प्रीतम एंड पेट्रो। वो भी अमित दुबे की पहली किताब पर है, ट्रोजन हॉर्स पर। अच्छा, ये इस वाली के बारे में मुझे नहीं पता था। इस पे तो ये तो चैट जीपीटी ने भी नहीं बताया इस वाली के बारे में। हाँ, तो सब कुछ मैंने लीक नहीं किया ना, बहुत स्मार्ट आदमी। राजकुमार हिरानी तो मेरी 9 किताबें हैं, हर किताब पर कोई वेब सीरीज और फिल्म बन रही है। एक जो ये मैंने बताया राजकुमार हिरानी वाला, इसमें विक्रांत मैसी, अरशद वारसी, सुमन ईरानी, ये सब लोग। डूड, नाइस। अक्टूबर में आ जाएगा, शूट हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, अभी मैं रिव्यू करने गया था मुंबई। ओह, वेरी गुड, अमेजिंग है। मतलब उसको देख के आप हंसोगे, रोगे, थ्रिल्ड होगे, नॉलेज मिलेगी। इट्स लाइक रोलर कोस्टर है, और 6 एपिसोड ऐसे टाइट बना के दिए। डूड, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको टैग करूंगा। 4 साल लगे हमें लिखने में और बनाने में। ये मेरी बुक पर है, ट्रोजन हॉर्स करके किताब है मेरी, जो बहुत पॉपुलर हुई थी, उस पर।
हिडन फाइल्स की 4 सीरीज हैं, हाँ। जिस पर नीरज पांडे ने हम्म। हैक क्राइम्स ऑनलाइन बनाया, वो हाँ। अमेज़न प्राइम पर है। एक डीडी पर शो आता है मेरा डेली, मंडे टू थर्सडे, हाँ। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, जो दोपहर में 12 बजे और रात को 10:30 बजे आता है, 10 बजे आता है। वो जरूर देखना, वो भी बहुत पावरफुल शो है, उसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज मैं देता हूँ। ओके। रेड एफएम पर मेरा रेडियो शो आता है 93.5 रेड एफएम पर, पैन इंडिया, ठीक कश्मीर है। टू कन्याकुमारी, 85 में आता है। 2 करोड़ लोग उसको सुनते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर शो, 7 साल से आता है। ओके। तो एक फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है, जो केतन मेहता बना रहे हैं, वो मेरी बुक अथर्व पर है। फिर एक प्रोजेक्ट है जो मैं टीवीएफ के साथ कर रहा हूँ, अर्नाब के साथ। ओह, टीवीएफ भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। यस, ब्यूटीफुल। तो अभी यानी इनफैक्ट टीवीएफ का एक फिर वो आ रही है वेब सीरीज आर्मी करके, सेना द गार्जियन ऑफ द नेशन। ओके। तो मैं आई वाज वन ऑफ द रिव्यूअर ऑफ इट। ठीक है। स्पेशल ऑप्स 2 जो नीरज पांडे का है, तो उसमें भी एडवाइजर स्पेशल ऑप्स 2। ठीक है। ठीक है। ओके। सर कभी हाँ, आपके कैरियर का सबसे फनी या सबसे एम्बैरेसिंग साइबर मूवमेंट क्या रहा था? एम्बैरेसिंग साइबर मोमेंट ये रहा कि होता क्या है कि कई बार हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्रिमिनल है, अच्छा। और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और आइडेंटिटीज नहीं पता होती, आईपी एड्रेसेस वगैरह पता होते हैं, और जब जाते हैं तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा निकलता है, और हम बड़े चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाते, चुपचाप वापस आ जाते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, चल करके वापस चल जाओ। ओके। सर कभी आपने अपनी किसी गर्लफ्रेंड का या किसी और के लिए उसकी गर्लफ्रेंड का फोन हैक करवाया है पता करने के लिए? मैंने जब ये खड़गपुर में हरकत की थी, तो उसी चक्कर में मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ। मेरी लैब में मेरी जो वाइफ है वो उसी लैब में थी। अच्छा। तो उनका चैट मैंने लीक कर दिया। अच्छा, तब से। ओके। ठीक है। स्कूल एजुकेशन में अगर एक चीज़ या एक सब्जेक्ट ऐड करना हो, एक फील्ड ऐड करना हो आपके एक्सपर्टीज से रिलेटेड, तो क्या ऐड करवाना चाहोगे कि बच्चों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए? मुझे पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर मैं 1 घंटे का पॉडकास्ट कर सकता हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एआई और जेएनएआई आ जाएगा, हाँ। तो जिस तरह की एजुकेशन हम दे रहे हैं सब फेल हो जाएगा। ऑब्वियसली। वो इस तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी नहीं जो स्किल्स हम दे रहे हैं। ठीक है। तो हमें कुछ कॉग्निटिव स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए, जो एआई कभी ना कर पाए। तो पहले तो हमें फोकस ये करना होगा कि एआई क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। सर्च करके आई कैन सजेस्ट फ्यू थिंग्स, और ट्राई टू ट्रेन किड्स ऑन दोज बेसिक्स। मैथ ठीक है, बट उसको इतना कैलकुलस और ये सब पढ़ा देते हैं जो कभी जिंदगी में यूज नहीं होता, वो तो आप एज ए टूल यूज कीजिए थोड़ी, एंड देन फोकस ऑन समथिंग। देखो लाइफ में हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सीखने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम जीने के लिए पैदा। राइट। ये होता है कि हम जीते ही नहीं, हम लगे रहते हैं, हम मर जाते हैं। हम कभी एक सेकंड भी इस लाइफ नेचर तक को एंजॉय नहीं करते। अभी याद पूछ लूंगा मैं आपसे, लास्ट टाइम झरने के नीचे हाथ एकदम खड़े। ये जो चैलेंजेस है ना, मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ा दुख देते हैं। क्या वो बच्चों को मशीन बना देते हैं हम लोग, कि अब सब सीख लो, तुम मतलब जितना एक्सपेक्टेशन हमें चैट जीपीटी से, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें अपने बच्चे के ब्रेन से होती है। राइट। सही। ठीक है। सर कभी अगर आपको साइबर सुपर पावर मिले एक दिन के लिए, तो आप सबसे पहली चीज क्या करोगे? मैं एजुकेशन खत्म करूंगा। अच्छा। ओके, तो अच्छा ओके। ओके। टेक के बाहर आपकी गो टू हॉबी क्या है, लाइक अपार्ट फ्रॉम टेक? आई थिंक मैं एक कवि हूँ। कल मैं कुमार विश्वास जी के घर पे था, ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड। ओह, तो किसी कविताओं का हर हफ्ते या 2 हफ्ते में बैठ जाते हैं। वेरी गुड। तो मैं बचपन से लिख रहा हूँ, 14 साल की उम्र से। तो जितनी ये किताबें हैं ऐसे नहीं लिख ली मैंने। मैं एक्चुअली मेरा प्राइम पैशन या स्किल राइटिंग ही है। और ये आप राइटिंग के लिए जो ट्रेड चाहिए, क्रिएटिविटी, ये आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। शर्लॉक होम्स को वो सब चीजें क्यों आती थी, क्योंकि वो क्रिएटिव था। ठीक है। तो मैंने चीज समझ ली थी कि देखो मैं एक ही सिचुएशन में 50 एंगल देख सकता हूँ, आप कोई और नहीं देख सकता, तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए। सो आई कैन सी दैट, जैसे मैं अभी एक पॉडकास्ट किया मैंने, प्लेन क्रैश, तो मैंने एंगल से उसका एनालाइज किया, उसका क्या हो सकता है क्या नहीं, बात अलग है, बट एटलीस्ट आई हैव गिवन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सिमिलरली जब वो एक मर्डर केस अभी शिलोंग का था, आई गिव लॉट्स पर्सपेक्टिव कैसे कैसे आप घूम सकते हो। सुशांत का जब था, सो वो जो पर्सपेक्टिव है वो तभी आएंगे जब आप क्रिएटिव हो। आप बुक किस नॉलेज करके जाओगे तो वहां नहीं पहुंच सकते। तो शिवांश, मैं आपको एक आइडिया दूं कि आप मैं एक घर बना और मैं आपको मेरा घर सिक्योर कर दूं,
तो आप इंजीनियरिंग पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं, मैं आपने उसमें बायोमेट्रिक लगा देता हूँ। ठीक है। तो आप कहोगे हाँ यार बढ़िया है, बायोमेट्रिक लगा दो। फिर आप किताब में पढ़ोगे कि यार बायोमेट्रिक तो हैक हो जाता है, वो क्लोन हो जाता है फिंगरप्रिंट, तो यूट्यूब पर 50 वीडियोस पड़े हुए, आपको क्या ये तो नहीं, अरे सर कोई बात नहीं, मैं आपको सीसीटीवी लगा दूँ, और फिर एआई वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी करेगा, अलर्ट भी देगा, कुछ भी नहीं, वो भी लगा दी। फिर आपने किताब पढ़ा कि यार वो सीसीटीवी तो हैक हो जाते हैं, ब्रूट फोर्स हो जाते हैं सारे, 80% सीसीटीवी हैक, अरे यार ये भी सेफ, अरे सर आप टेंशन लो, मैं आरएफ सेंसर लगा देता हूँ सर, मैं कोई चिड़िया भी ऊपर से नहीं आएगी, आप टेंशन ही क्यों। बेचारा क्या कर रहा है, तो लेयर पे लेयर ऐड किए जा रहा है बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट ही गॉट फ्रॉम द बुक, पर वो कॉमन सेंस नहीं लगा। अब क्रिमिनल क्या करेगा सोचो, क्रिमिनल ने वो किताब नहीं पढ़ी है, क्रिमिनल को नहीं पता बायोमेट्रिक क्या होता है, सीसीटीवी क्या होता है, आरएफ सेंसर की कोई चीज होती है, उसको नहीं पता, उसको इस घर में घुस के निकालना है, वो क्या करेगा सोचो, थिंक। यानी यदि आप सोच गए तो आप क्रिमिनल। एक सेकेंड, हाँ हाँ ओके, सीसीटीवी हो गया मैं नहीं हूँ क्रिमिनल शायद क्रिमिनल घर के दूर से एक सुरंग खोदेगा, नीचे से घुसेगा। अच्छा, मैं ऊपर से बोलने वाला था, स्वेयर टू गॉड मैं ऊपर से बोलने वाला था। तो नीचे से निकल के जाएगा, सामने का लेके भाग जाएगा। अभी आप कल गुजरात में एक न्यूज आई कि एक पेट्रोल पंप तक लोगों ने टनल खोद दी, हाँ, और वो पेट्रोल चुराते गए पेट्रोल पंप वाले को पता ही नहीं था। ओके, क्यों? क्योंकि पेट्रोल तो सिक्योर था, उसमें तो सीसीटीवी लगाया, उसमें तो 24 घंटे सिक्योरिटी है, नीचे से ही। तो कभी सोचा आपने कि पेट्रोल चुराने के लिए लोग टनल खोदते हैं? क्योंकि कॉमन सेंस से नहीं सोचा ना। आप ये चीज भूल जाते हो, फिर सिक्योरिटी लेयर ऐड करते रहते। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज़ वी ऑल आर डूइंग दिस मिस्टेक। इसीलिए ट्रूकॉलर भी हैक होता है, सॉफ्ट बैंक भी हैक होता है, सब हैक होते हैं बिकॉज़ सिक्योरिटी को बुकिश तरीके से इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ओके सर, क्या आपकी कोई टू डू लिस्ट है, और अगर है तो उसमें अगला टास्क कौन सा है? बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है मेरी टू डू लिस्ट। तो अगला क्या टास्क क्या है? किसी से मिलने जाना है शायद आपको भी। एक मेरी जो टू डू लिस्ट है एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। मैं भारत को साइबर क्राइम इंसुलेटेड कंट्री बनाना चाहता हूं कि इस देश में साइबर क्राइम होगा ही नहीं। अरे बाप रे। और किसकी हिम्मत होगी हम उसको रियल टाइम उठा के कूद देंगे, मतलब ये वाला कॉन्फिडेंस में देना चाहिए। एंड आई एम स्टार्टिंग इट विद फ्यू स्टेट्स, तो अभी कुछ स्टेट्स में बात चल रही है, तो पहले मैं उन स्टेट्स को बनाऊंगा, मैंने उनको कमिट किया कि मैं कर दूंगा, और एक बार वो हो गए और यदि किसी का पैसा गलती से गया भी तो गारंटेड वापस लेके आऊंगा। पैसा ऐसा नहीं होगा कि वापस नहीं आ सकता, एज लॉन्ग एज इट इज मनी बैंक टू बैंक मैं वापस लेके। ये दो एश्योरेंस मैं देना चाहता हूँ ताकि पब्लिक में कॉन्फिडेंस आए और इंडस्ट्रीज आए तो लगे यार इस स्टेट में घुस गए तो अब टेंशन नहीं है, अब पैसा नहीं जाने। ठीक है, ये बहुत बड़ा मेरा ख्वाब है, पूरा हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग इस स्टेट पर। ठीक है, ओके, अगर आपका लैपटॉप आपके बारे में बात कर पाता तो अब इसको हम लैपटॉप हटा के चैट जीपीटी कर सकते हैं, तो वो आपकी गॉसिप क्या करता, क्या बताता हमें आपके बारे में? वो कहता है ये पागल आदमी है इस बंदे को भरोसा नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी क्वांटम पढ़ने लगता है, कभी कहता है भगवद गीता बताओ, कभी कहता है रामायण बताओ। तो मैं जो क्वेरीज उससे कहता हूँ इतना वेरिड है कि कोई दूसरा आदमी चाहे इतना परेशान चैट जीपीटी पर नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे हैकिंग सिखा दो एक दिन में, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली हैकिंग सीखी नहीं जाती, हैकर होता है। अच्छा, माइंडसेट हैकर होना चाहिए। ओके, आई बिलीव दैट इट्स नॉट स्किल, इट्स द माइंडसेट। ओके, इट्स द माइंडसेट। यदि आपने सोच लिया कि मुझे इसको हैक करना है, इसका डेटा करना है, तो आप कर ही लोगे। उसके लिए फिर आप बुक प्रूफ सब अरेंज करें। ठीक है, ठीक है। सेम टेक्निक दोबारा यूज होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ओके, एंड लास्ट वन कि अगर आपको स्ट्रेस होता है अपनी इस डेली लाइफस्टाइल से, तो आप उसको कम करने के लिए क्या हॉबी करते हैं अपार्ट फ्रॉम शायरी? ये चीजें छोड़ देता हूँ मैं। पहली चीज, यदि मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं सब कुछ ईश्वर को छोड़। ओके, मैं कहता हूँ कि देखो, जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं और फ्लाइट ऐसे ऐसे हो जाए, तो आप क्या करते हो? आप जाके पायलट से बात करने लगते हो, यार ऐसे कर, राइट ले ले भाई, जब ऊपर ले जाना, ऐसे कुछ नहीं कर सकता, आपके हाथ में कुछ है नहीं। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं और उसी ने डिसाइड करना है, तो उसको छोड़ दो। ईश्वर वही है, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप कितना दिमाग लगा रहे हो, उसको छोड़ दो, वो जो आपको लैंड करा देगा, ले जाएगा। ठीक है, तो आप पहली चीज तो देखें, स्ट्रेस खत्म। ठीक है। दूसरी चीज, मैं कभी भी, देखो मेरे अंदर क्या, एक चीज, एक तो मैं महत्वाकांक्षी बहुत हूँ,
और बहुत कुछ करना चाहते हैं। सो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षी का मतलब यू हैव टू मेनी डिजायर्स, एस्पिरेशंस। राइट। लालची नहीं, मुझे चाहिए कुछ भी। ये यदि इस तरह का लाइफस्टाइल है तो आपको स्ट्रेस नहीं। करना सब कुछ है, बनाना सब कुछ है, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बांट देंगे, ठीक है, जिसको चाहिए बांट दो, तो उसी का स्ट्रेस हो गई। ये दो मेरे ख्याल से एक फिलॉसफी ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल। तो सबसे पहले दोस्तों बड़ा मजा आया शिवान जी से बात करके, और मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सभी फॉलोअर्स से कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनको फॉलो करें। बहुत इंटेलिजेंट डिस्कशन रहा है और आगे भी हम और पॉडकास्ट करेंगे। डेफिनेटली। तो जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अलर्ट आते रहेंगे और आप सुन पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। दैट वाज इट फॉर दिस लवली पॉडकास्ट। आई एम वेरी श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। आई एम श्योर मुझे बहुत कुछ पता चला है। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच ऑडियंस कि आप पॉडकास्ट के इस सेक्शन तक आ गए हैं। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। टिल देन हो सके तो सेफ रहिए, अगर रह सकते हैं तो, एंड आईफोन यूज़ कीजिए, लेटेस्ट मॉडल। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस वाज एंकर शिवान शर्मा साइनिंग ऑफ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।